अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु शिमला मिर्च की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। अलसी की अधिक उपज देने वाले किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। शिमला मिर्च की खेती पॉली हाउस तथा खुले प्रक्षेत्र दोनों ही अवस्थाओं में किसान भाई करते हैं और इन दोनों ही अवस्थाओं में इस फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है जो कि इसे काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन कीटों की रोकथाम किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ संजय कुमार से। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की फसल आपके खेतों में रोपाई के उपरांत खड़ी हुई है। इसमें जो इस समय जो समस्याएं आ रही हैं, इसमें मुख्य रूप से जो समस्या आ रही है फल छेदक कीट की आ रही है। फल छेदक जो कीट होता है, इसकी जो सूढ़ियाँ होती हैं फलों में गोल गोल छेद बना देती हैं, जिसके कारण जो सूढ़ी है फल में प्रवेश कर जाती है और अंदर ही अंदर फल के बीज को खा जाती है, खाकर नष्ट कर देती है। तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? तो पहला हम जो करते हैं कि फेरोमोन ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करके इसके जो सलाब हैं उनको एकत्र करके नष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कीटनाशी की बात करें तो इसमें इमिडाक्लोपिड नाम का कीटनाशी है, छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे हम फसल को इस कीट से बचा सकते हैं। साथ ही एक अन्य कीटनाशी है जिसे स्पाइनोसाइड के नाम से जानते हैं, 220 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जो कुछ जैविक विधियां हैं, इसमें ट्राइकोकार्ड की बात कर रहे हैं हम। तो ट्राइकोकार्ड जो होते हैं, इसमें जो फल बनने की अवस्था या फूल आने की अवस्था से लेके इसमें जो फल आते रहते हैं तब तक इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो 50,000 अंड परजीवी जो ट्राइकोकार्ड्स होते हैं के रूप में उपलब्ध होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं हम। और प्रति सप्ताह की दर से इसको प्रयोग करेंगे तो अपनी फसल को इस कीट से आसानी से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो नीम ऑयल की बात करें तो नीम ऑयल 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा जो प्रमुख कीट लगता है जिसे सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। सफ़ेद मक्खी एक छोटा सा कीट होता है, पत्तियों की निचली सतह से रस चूसकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो इमिडाक्लोपिड 100 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य कीटनाशी है जिसे मेटासिस्टॉक्स के नाम से जानते हैं। इसकी 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने से भी इस कीट को हम आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोग की बात करें तो रोग में एक उक्टा नाम का रोग लगता है। उसमें जो पौधे होते हैं, फफूंद से फैलने वाला रोग है। ये पौधे सूखना प्रारंभ हो जाते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और बाद में जो तना होता है, तना पूरा काला हो जाता है। तने को अगर फाड़ के देखेंगे तो उसमें भूरे रंग के, काले रंग के धब्बे से दिखाई देंगे। अब तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई उस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का फफूंदनाशी है, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य जो फफूंदनाशी है जिसे मैनकोजेब 64% के नाम से आता है, इस फफूंदनाशी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं खेत में 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से। इस तरह से अगर अपनी फसल को, शिमला मिर्च को हम प्रबंधित करेंगे तो हम अपनी फसल को कीट एवं बीमारियों से बचा पाएंगे तथा अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अलसी की अधिक उपज देने वाले किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों के पास 2 से 3 सिंचाई जल की व्यवस्था है, वो इस मौसम में अलसी की खेती कर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन आप तभी ले सकते हैं जबकि आप इसकी खेती वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर करेंगे। तो क्या है ये पहलू, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस खास प्रस्तुति में। अलसी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। तो अलसी की फसल के लिए काली भारी एवं दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ मृदाओं की अपेक्षा मध्यम उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। अलसी का अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए खेत को 2 से 3 बार हैरो चलाकर जुताई करना चाहिए। बाद में पाटा लगाकर नमी को संरक्षित करना चाहिए। विभिन्न फसल पद्धतियों हेतु अलसी की उन्नतशील प्रजातियों की बात की जाए तो वह इस प्रकार से हैं। असिंचित क्षेत्रों के लिए सिंचित क्षेत्रों के लिए किसान भाई इनमें से किसी भी एक प्रजाति का चुनाव कर अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। अलसी की फसल से बेहतर उत्पादन हेतु अच्छी तरह से पकी हुई गोबर की खाद 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अलसी की असिंचित अवस्था में बुवाई करने के लिए 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इन उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का उपयोग सीड ड्रिल से 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुवाई से पूर्व प्रयोग कर देना चाहिए तथा सिंचित अवस्था में अलसी की फसल को 60 से 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा का उपयोग बुवाई के समय आधार खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा नत्रजन की बची हुई आधी मात्रा का उपयोग प्रथम सिंचाई के तुरंत बाद उपरवेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अलसी एक तिलहनी फसल है और तिलहनी फसलों से अधिक उत्पादन लेने हेतु 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर भी देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बोनी के समय आधार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में तथा सिंचित क्षेत्रों में नवंबर के प्रथम पखवाड़े में बुवाई करना अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं बीजोपचार की। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अलसी की बुवाई हेतु 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है तथा कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज को भूमि में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुवाई करना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए बुवाई के 20 से 25 दिन पश्चात पहली निदाई गुड़ाई करना चाहिए तथा दूसरी निदाई गुड़ाई बुवाई के 40 से 45 दिनों बाद कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए अलसी की बुवाई करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपनी अलसी की फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। गन्ना बड चिपर यंत्र की विशेषताएं और उपयोगिता पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
शरदकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है और इसकी बुआई में किसान भाई अक्सर 2 से 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है। किसानों की इसी समस्याओं को देखते हुए प्रगतिशील कृषक रोशन लाल विश्वकर्मा ने गन्ना बड चिपर यंत्र का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है, आइए जानते हैं उन्हीं से। ये बताना चाहता हूँ कि मशीन का नाम मैंने शुगर कैन बड चिपर रखा है, जिससे गन्ने की आंख निकलती है और पूरा गन्ना जुड़ा रहता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मशीन के कौन कौन से पुर्जे हैं, कैसे काम करती है। तो इसमें अच्छी पकड़ के लिए हैंडल प्लास्टिक का ग्रिप लगा है और हैंडल है। इसमें ये ब्लेड है, पट्टी लगी हुई है जो एडजस्टेबल है। इसको बैठकर या टेबल पे करना है तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक बुश वाली पट्टी है जिसमें ब्लेड कसी होती है। तो ब्लेड को यदि ब्लेड की धार किसी तरह से डैमेज या खराब हो जाती है तो इसको आसानी से बदल कर रिपेयर किया जा सकता है। और इसमें एक स्प्रिंग का उपयोग किया गया है जिससे मशीन दबाने के बाद ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है, जिससे एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगानी पड़ती। और इसमें पटिए का उपयोग किया गया है जिससे गन्ना जैसे ही कटता है तो इसकी ब्लेड की धार अधिक समय तक सुरक्षित रहे, खराब नहीं होती। उसके बाद इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं तो इनको गन्ने की मोटाई या पतलाई के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है, जिससे एक सी आंख निकले। और इसका ये आधार है। इसमें फाउंडेशन में 2 होल भी दिए हुए हैं जिसको अपन पटिए पे भी कर सकते हैं या ब्रेंच पे कर सकते हैं। और यदि इसके वजन की बात करें तो ये मात्र 3-3.25 किलो की मशीन है, जिसको आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। और फोल्डिंग भी है। इसको यदि दिक्कत जा रही है तो खोल के पुर्जों को थैले में भी रख सकते हैं और आसानी से कभी बदल भी सकते हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1200 रुपये रखी हुई है मैंने, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। और यदि मशीन की कार्य क्षमता की बात करें तो इसमें शुरू में जो लेबर काम करता है कम से कम 250 वर्ड 1 घंटे में निकालता है। और जैसे ही उसको अनुभव हो जाता है कि मशीन कैसे चलाना है, क्या करना है, तो 1 घंटे में 500 वर्ड तक आराम से निकाल लेता है। इसमें क्या है, अभी पूरा गन्ना जब लगाते हैं जो साबित तरीके से होता है तो 1 एकड़ में 40 क्विंटल के करीब लगता है अधिकतम। तो जिसकी लागत है यदि आज के रेट से देखें तो 8-10 हजार रुपये क्विंटल आती। और यदि मशीन से बड निकालें तो मात्र 1.5 या 2 क्विंटल में 1 एकड़ का बीज हो जाता है, जो मान के चले आप 400-500 रुपये में होता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इसमें बड जो अर्धचंद्राकार में निकलती है एकदम सुरक्षित निकलती है और गन्ना टूटता नहीं है। आप जिससे इसका उपयोग जो गुड़ बनाने वाले क्रेशर है उसमें आसानी से कर सकते हैं। शुगर फैक्ट्री में भी इसका उपयोग हो जाता है और परिवहन में इसके गट्ठे वगैरह बांध के आराम से ले जा सकते हैं। और अब यदि दूसरे फायदे की बात करें तो अभी क्या है, गन्ने का बीज 1 एकड़ का यदि लाना है तो आपको ट्रैक्टर ट्राली की जरूरत पड़ती है। और यदि दूसरे प्रदेश से लाना है तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। लेकिन इस मशीन की वजह से यदि मशीन आप ले जाएं तो किसी भी प्रदेश में जाकर कितनी भी दूर मशीन से बड निकाल के और उसको बोरी में पैक करके आराम से ला सकते हैं और उसका नई वैरायटी का बीज अपन बना सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इस पद्धति से यदि बड निकाल के अपन बोनी करते हैं तो इनको एक छोटे से बक्से में पूरा कीटनाशक और जो चीज़ डालना है वो डाल के, फंगीसाइड वगैरह डाल के इसको आसानी से और बहुत कारगर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फसल में जो 5% जो कीटनाशी पर जो व्यय करते हैं तो उसमें भी बचत हो जाती है। एक चीज़ और देखी जाती है, यदि जैसे आपको गन्ने की फसल बोना है और खेत में कोई फसल खड़ी है तो उस वजह से लेट हो जाता है, तो उसके लिए इसकी बड निकाल के आप पॉली ट्रे जो आती है उसमें भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और पॉली बैग में भी वो पॉलीथिन आती है उसमें 4x6 की, उसमें भी बड लगा के नर्सरी तैयार, बहुत कम जगह में ज़्यादा रकबे की नर्सरी तैयार हो जाती है और लागत भी कम आती है उसमें। और सही टाइम पे बोनी भी हो जाती, क्योंकि जैसा ही खेत खाली होता है आपका नर्सरी बाहर तैयार हो जाती है तो इसको ले जाके सीधी खेत में अपन लगा सकते हैं। तो इसमें यदि डायरेक्ट बड की बोनी खेत में करते हैं तो उसका भी अंकुरण अच्छा आता है। और यदि कोई वजह से उसमें भी कोई बड खराब या कहीं अंकुरण नहीं होता तो उसके लिए जैसे ही बड की बोनी खेत में करते हैं उसी टाइम पे खेत में 1500 पौधे की नर्सरी तैयार कर लें। और जहाँ गैप समझ में आता है फसल उगने के बाद तो इसको ले जाके वहाँ कर दे तो बाढ़ नहीं मारी जाएगी और सही पूरे एक ही उम्र के पौधे रहेंगे और पौध संख्या पर्याप्त मिलेगी। किसान भाई बचत की बात करें तो मशीन के द्वारा पर एकड़ जो हम कम से कम 10 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की बचत कर सकते हैं। और उत्पादन भी इससे इस पारंपरिक फसल से 20% ज्यादा मिलता है। किसान भाइयों यदि इस मशीन को यदि आप प्राप्त करना चाहें तो इसमें आपके क्षेत्र में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी इस मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और गन्ने की खेती में इस मशीन का उपयोग करके देखें और इससे होने वाले फायदों का लाभ उठावें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची के कृषक जतरू कच्छप आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मुर्गियों के आवास एवं आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जतरू कच्छप जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जतरू जी ने प्रश्न किया कि उन्हें मुर्गी रखने के लिए घर किस तरह का बनाना है या उनके खान पान की व्यवस्था किस तरह की हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें ये व्यवसाय अंडा उत्पादन के लिए करना है या मांस उत्पादन के लिए करना है। लेकिन सैद्धांतिक रूप पर अगर आप मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं और मुर्गी के लिए आवास व्यवस्था करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जगह की आवश्यकता होती है। अगर आप ब्रॉयलर पालन करना चाह रहे हैं तो आप जितने भी मुर्गी से शुरू करना चाह रहे हैं तो प्रति मुर्गी 1 वर्ग फीट जगह दे करके आप घर बनाएंगे। दूसरी बात है, अगर आप अंडा उत्पादन के लिए करना चाह रहे हैं तो 2.5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी के हिसाब से जगह देकर घर बनाएंगे। अब आइए घर की बात करते हैं, किस तरह का घर होना चाहिए। तो घर आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर संभव हो तो आप हमेशा पूर्व पश्चिम की दिशा में घर बनाएं ताकि आपके शेड के अंदर में जो भी मुर्गी घर है उसके अंदर आपको दिन का जो धूप है वो डायरेक्टली आपके शेड के अंदर नहीं घुसे। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मुर्गी घर बनाने जा रहे हैं तो वो हमेशा ज़मीन की सतह से 1 से 1.5 फीट ऊपर रखें। ज़मीन की सतह पर नहीं बनाएं, नहीं तो बरसात के दिनों में ऐसा होगा कि बरसात का पानी आपके मुर्गी घर के अंदर घुस जाएगा। एक मुख्य बात और ध्यान देने की है कि मुर्गी घर की चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो क्या होगा कि जिसे हम क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं कि एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से निकल जाए, तो ये नहीं होने के कारण ही 30 फीट से ज़्यादा आप घर की चौड़ाई नहीं रखें। और घर की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही संभावना रहती है कि अगर आप अधिक मुर्गियों को रखेंगे तो फैलने वाली बीमारी एक मुर्गी को से होकर के दूसरे मुर्गी तीसरे मुर्गी तक पहुंच जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि उसे पार्टीशन दे करके, अगर आपका शेड लंबा भी है तो उसे पार्टीशन दे करके आप कुछ मुर्गियों की संख्या को कम कर सकते हैं। दूसरी बात रखें कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब आपने पूर्व पश्चिम में लंबाई रख लिया है तो आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में आप जाली लगाएंगे दोनों तरफ में 5-5 फीट का। 5 फीट के जाली लगा देने से जो हवा है वो इस पार से उस पार निकल जाए, क्योंकि मुर्गी घर में आप देखते होंगे कि अगर ज़्यादा हवादार घर नहीं रखेंगे तो उसके अंदर में गैस उत्पन्न हो जाता है जो कि मुर्गी के लिए भी हानिकारक है और जो मुर्गी फार्म में काम कर रहे हैं उनके लिए भी हानिकारक है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका घर हवादार होना चाहिए। और लेकिन बरसात के दिनों में या फिर जाड़े के दिनों में आप इस पर बोरा लगा दें ताकि ठंड से भी मुर्गियों को बचाया जा सके। आप खास के तौर से शाम के समय में रात में वो उस पर बोरा डाल दें। तो ये रही कि इस तरह से अगर आप आवास बना सकते हैं। अब आइए आहार की बात करें तो मुर्गियों में ब्रॉयलर का अगर पालन कर रहे हैं तो आजकल बाज़ार में अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियां जो है वो रेडीमेड दाना भी बनाती हैं, आप उसको भी बना सकते हैं, ला सकते हैं। एक प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर के नाम से। प्री स्टार्टर आप 14 दिनों तक दें, 14 से 28 दिनों तक आप स्टार्टर दाना दें और उसके बाद फिनिशर दाना दें जब तक आप बेच लेते हैं मुर्गियों को। जहाँ तक अंडा उत्पादन वाले अगर आप मुर्गियाँ रखते हैं तो उसमें आपको स्टार्टर, ग्रोअर और लेयर 3 प्रकार के दाना को देने की ज़रूरत है। यानी कि स्टार्टर जो है उसे आप 2 महीने तक दें, 8 सप्ताह तक। 8 सप्ताह से लेकर के 18 सप्ताह तक, 9वां सप्ताह से 18 सप्ताह तक आप ग्रोअर दें और ग्रोअर के बाद आप उसे जब अंडा देना शुरू करेंगे मुर्गियाँ तो उस समय आप इसे लेयर दाना दें। तो ये 3 पर दोनों पर में अलग अलग तरीके का दाना दिया जाता है। तो इन बातों का आप सावधानी रखेंगे भोजन के लिए, खान पान की व्यवस्था में और घर बनाने में।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुलाब की उन्नत किस्में और रोपाई प्रबंधन पर जानकारी, अच्छे उत्पादन के लिए धनिया की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।